अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का लेक्चर जो है वो सिनेरियो एनालिसिस के ऊपर है। सो सिनेरियो क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको भी, हमारा आज को बेसिकली जो लेक्चर जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है या इन पॉइंट को कंप्राइज करता है। फॉर इंस्टेंस आप लोग को यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन एंड सिनेरियोज, so that will help you to understand what exactly prediction means, what is projection, what is scenario. You'll be able to describe and use different scenario approaches. You'll become familiar with the different scenario studies. You'll be able to describe the different scenarios between the Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC Special Report on the Emission Scenarios, search scenarios भी इनको बोला जाता है. And you will comprehend why IPCC has left a comprehensive scenarios approach and is developing the RCPs, representative concentration pathways. अभी ये एक स्टेप और आगे चले गए हैं जिसमें ये RCPs को SSPs के साथ कंबाइन कर रहे हैं. So SSP means सोशो इकोनॉमिक शेयर्ड पाथवेज. इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये सोशो इकोनॉमिक शेयर्ड पाथवेज क्या होते हैं. Okay, so defining predictions and scenarios, different types and approaches to scenario development with examples, the global scenario group, the IPCC scenarios. एक बहुत famous quote है योगी बार की, it is tough to make predictions, especially about the future. If you don't know where you are going, you might end up somewhere else. अगर आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, so you never know कि कहाँ पे चीज़ें खड़े हैं. ठीक है जी. About the future, मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है, your future is created by what you do today, not tomorrow. इसका मतलब ये है कि हम जो सिनेरियोज बनाते हैं वो बेस्ड करते हैं हम अपने आज पे, या टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूं, सो जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, क्लाइमेट चेंज की ज़बान में जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है, मीन्स हमारा प्रेसिपिटेशन का डेटा हो गया, हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम का डेटा हो गया, हमारा टेम्परेचर मिनिमम का डेटा हो गया, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा हो गया, सोलर रेडिएशंस का डेटा हो गया, सनशाइन आवर्स का डेटा हो गया, विंड डायरेक्शंस का डेटा हो गया. जितना भी डेटा हिस्टोरिकल अगर है, पिछले 30 साल का डेटा है, वो आपको बताएगा एक ट्रेंड, कि इस ट्रेंड को देखते हुए आपका फ्यूचर ऐसे 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 हो सकता है, होगा नहीं. ये जो हो सकता है ये इफ देन पे बेस करता है. इफ दिस इज हैपन देन दिस कुड बी द सिचुएशन, इफ दिस इज हैपन देन दिस कुड बी द सिचुएशन. सो ये इफ देन की प्रोपोजिशन जहां पे यूज होती है, या व्हाट इफ की प्रोपोजिशन जहां पे यूज होती है, अगर ये हो गया तो ये हो सकता है. ये चीज क्या है ये मैं भी अगली स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा. ये दो प्रोपोजिशंस को याद रखिएगा, व्हाट इफ एंड इफ देन. सो योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू हैव डन टुडे, नॉट टुमारो. ठीक है, आगे लेके चलते. जो अगर आप यहां पे देखें इस पिक्चर के अंदर तो आपको आइडिया होगा, एक जो हमारे नजूमी हजरात होते हैं, फॉर्चूनर टेलर जिनको बोला जाता है, ये क्या करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं, आपसे बातें पूछते हैं और वही बातों को ना तालमेल करके आपको बता रहे हो, और आप कहते हैं कि हाँ अच्छे से तो हमारा फ्यूचर पता है, ये हमें हमारा जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं. बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस. सो बेसिकली जजमेंटल मेथड क्या है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके. एक है जजमेंटल है, नैरेटिव है, एक्सट्रापोलेटिव मेथड है, एंड कॉजल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स मेथड है. तो नैरेटिव, ये जजमेंटल मेथड क्या है, द वैल्यूज फोरकास्टेड आर फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपर्ट ओपिनियन. मिसाल के तौर पर जो कोई एक एक्सपर्ट है, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे वो जो आपको प्रिडिक्शंस करके दे रहा है, वो क्या कहलाता है, वो उसकी जजमेंट है. सो दैट इज अ जजमेंटल मेथड. ठीक है. दूसरा आता है नैरेटिव मेथड. इट्स द डेवलपिंग कंसिस्टेंट स्टोरीज, कि आप सीरीज ऑफ स्टोरीज को देखते हैं और उन सीरीज ऑफ स्टोरीज से एक रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर आप कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द नैरेटिव मेथड्स. Then comes to the extrapolative method. So extrapolative method is based on the data about the past values of the forecasted variable. जो भी वेरिएबल है उसकी फोरकास्ट अगर आपने देखनी है वो पास्ट डेटा के ऊपर बेस कर रही है. सो ये एक्स्ट्रापोलेटिव मेथड होता है. इट इज वन ऑफ द रिलायबल मेथड एंड मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड मेथड्स अमंग द क्लाइमेट चेंज कम्युनिटी. दूसरा इसके अंदर एक चीज आती है दैट इज नोन एज assumption. So future will evolve in accordance with the pattern of historical behavior.
जो आपका फ्यूचर होता है, आपका फ्यूचर की बात का मतलब ये है ना, जो आपके एरिया का क्लाइमेट का फ्यूचर हो गया, या आप कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज बिहेवियर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये हिस्टोरिकल डेटा सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कॉजल एंड मैथमेटिकल मॉडल। कॉजल या मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं कि आपने कोई डेटा सेट उठाया, कुछ मॉडल्स आपने प्रिपेयर किए जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होती हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, और आप उसके अंदर डाटा फिट करते हैं, और वो मॉडल्स आपको कुछ आउटपुट देते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट डेटा सेट्स। दिस इज कॉल्ड कॉजल और मैथमेटिकल मॉडल्स। हमारे जितने भी क्लाइमेट चेंज मॉडल्स हैं, जिसको हम जीसीएम बोलते हैं या आरसीएम बोले जाते हैं, वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल डेटा पड़ा होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिकल डेटा वो आपको फ्यूचर समहाउ प्रिडिक्ट करके देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फ्यूचर की ये कुछ टाइप्स मैंने बताई हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, पॉसिबल फ्यूचर है, नॉन इम्प्लॉजिबल फ्यूचर है, मोस्ट लाइकली फ्यूचर है, डिजायरेबल फ्यूचर है, एंड एक्सट्रीम फ्यूचर है। ये 5 टाइप्स ऑफ फ्यूचर मैंने आपको यहां पे बताए हैं। हर फ्यूचर का डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, कभी आप कहते हैं अच्छा यार पॉसिबली ये हो सकता है, पॉसिबली ये हो सकता है, ये क्या है? ये आपका पॉसिबल फ्यूचर है। नहीं यार, ये तो फ्यूचर के अंदर नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन इम्प्लॉसिबल। मोस्ट लाइकली आई एम डेयर टू डू दिस इन द फ्यूचर, ये दैट इज द मोस्ट लाइकली हो गया। एक डिजायर होती है आपकी, दैट इज द डिजायरेबल फ्यूल हो गया। और जो क्लाइमेट चेंज की जबान में जो एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं, सिर्फ अगर आप उनको फोकस करें तो आपके एक्सट्रीम फ्यूचर्स कहलाते हैं। सो हर फ्यूचर जो है उसके अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो व्हेन यू आर स्टक कि आप किस किस्म का फ्यूचर देखने चाह रहे हैं, सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर लुकिंग एट अ ट्रेंड, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर इज दिस प्रेजेंट। उसको देखते हुए आप अपना कमिंग फ्यूचर जो है उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हाउ टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। फिर आती है बात सिनेरियो के ऊपर, व्हाट एक्चुअली सिनेरियोज आर और व्हाट एक्चुअली सिनेरियो इज, हाउ वी डिफाइन द सिनेरियोज। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। शेल ऑयल ने एक एग्जांपल है शेल ऑयल की। 1970s के अंदर उन्होंने क्या किया, वो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटे हैं, वो फोरकास्ट एंड अप्रोच मेथड के ऊपर गए हैं जी। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया जी कि आने वाले सालों के अंदर कुछ तेल की प्राइसेस गिर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एक सिनेरियोज प्लानिंग एक्सरसाइज की, जिसने उनको हेल्प किया कि अपने बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, 2017 दिसंबर के अंदर ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, शेल सिनेरियोज मॉडलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल अबाउट द सिनेरियोज कि आप फ्यूचर के सिनेरियोज कैसे बनाते हैं बेस्ड ऑन द मॉडल्स, एंड दैट विल हेल्प यू इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड। अच्छा, 1972 के अंदर ऑयल प्राइसेस जो थी वो एकदम इंक्रीज कर गई थी, ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑयल नहीं था। सो शेल चेंजेस टू इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इज विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज इन ऑयल प्राइसेस एज परमानेंट। उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, परमानेंटली अडॉप्ट किया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इसने मार्केट के साथ प्ले करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे 2 चीज़ों की एग्जाम्पल दूंगा। बड़ा फेमिलियर ब्रांड था, है नहीं, ठीक है, था, फिल्म हुआ करती थी कोडैक की। ठीक है जी, कोडैक के कैमरे हुआ करते थे, आप कैमरे में रील डालते थे, आप 36 आपके पास पिक्चर्स हुआ करती थी, जिसमें से 31 32 इफेक्टिव पिक्चर्स होती थी, 2-4 उसमें ओवर एक्सपोजर की वजह से, जो अपर्चर का एक्स्ट्रा एक्सपोजर हुआ करती उसकी वजह से वो बर्न आउट हो जाती थी, वो काम नहीं करती थी वो पिक्चर्स। कहाँ गया कोडैक, कहाँ गया कोडैक की फिल्में, कहाँ गया फ्यूजी फिल्म्स, कोई नहीं जानता। ठीक है, कोडैक को कोई नहीं जानता, हिस्ट्री हो गई। क्यों कि इन्होंने वक्त के साथ इवॉल्व नहीं किया। इसकी एक और लेटेस्ट एग्जांपल मोबाइल फोन्स के अंदर दूं, नोकिया वाज नोन टू बी अ रिलायबल ब्रांड। ठीक है, कितने ही टॉप क्लास के मोबाइल्स नोकिया ने प्रोड्यूस किए हैं। अब कहाँ है नोकिया? क्या हम में से कोई बंदा नोकिया परचेज करना चाहता है? नहीं, हम उसकी बजाय एक चाइनीज मोबाइल को प्रेफर करते हैं, बिकॉज दैट हैव ऑल द फीचर्स दैट आर नीड ऑफ टाइम। ठीक है, आईफोन को आप लाइक करते हैं, हवावे को आप लाइक करते हैं, ठीक है जी, वीवो को आप लाइक करते हैं, ओप्पो फोन को आप लाइक करते हैं, क्या है, चाइनीज ब्रांड है। बट नोकिया की तरफ आप दोबारा नहीं जाते। बट इनफैक्ट नोकिया वाज नोन टू बी द मोस्ट रिलायबल ब्रांड अमंग द सेल फोन्स। अब इसकी तरफ कोई नहीं जाता, मोटरोला को कोई नहीं जानता। क्यों
कि इन्होंने वक्त के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, इन्होंने सिनेरियोस प्रैक्टिस नहीं की, इन्होंने अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट नहीं किया, इन्होंने उस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर मार्केट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सके। वो जब उन्होंने नहीं किया तो मार्केट से वॉश आउट हो गया। अब उनको दोबारा मार्केट में आने के लिए बहुत टफ कंपटीशन करना पड़ेगा। किसके साथ? सैमसंग के साथ। किसके साथ? आईफोन के साथ, हुआवे के साथ, और सो मेनी चाइनीज ब्रांड के साथ उनको कम्पीट करना पड़ेगा। तब कहीं जाके वो अपनी वो पोजीशन दोबारा ले सकेंगे, बट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल। दैट इज एन एग्जांपल how the scenario analysis works. This is the example how we learn from our past experiences and we can adopt our future, we can develop our future, right जी? ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ सिनेरियो वर्क्स। आपकी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कॉजेलिटी क्या है, और नंबर टू, अनसर्टेनिटी कितनी है उसके अंदर। अगर हम इस ग्राफ की तरफ थोड़ा सा फोकस करें तो ये जो पॉइंट है, जीरो पॉइंट इसको बोला जाता है, ये पॉइंट जीरो इसको आप नाम दे दें। यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी लो है और कॉजेलिटी अननोन है। जैसे जैसे हम ऊपर की जानब जाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, कॉजेलिटी नोन होती जाएगी, हमें रीजंस पता चलती जाएंगे। इसी तरह हम जब एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे सो अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबिलिटी। अब चलते हैं हम सिनेरियोस कैसे डेवलप करते हैं। नंबर वन, जो फैक्ट्स होते हैं वो नोन होते हैं, हमें उसमें लो अनसर्टेनिटी होती है, और जो कॉजेज होते हैं उसके वो हमें नोन होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर ऑन द हायर साइड। ठीक है, फैक्ट्स। दूसरी चीज होती है प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी, लो अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कुड हैपन, ये प्रेडिक्शंस है। नॉन कॉजेलिटी, लो अनसर्टेनिटी। देन कम्स प्रोजेक्शंस, अननोन कॉजेलिटी एंड लो अनसर्टेनिटी, ये प्रोजेक्शंस है आपके। आ जाएं, व्हाट इफ एक्सप्लोरेशन एंड सिनेरियोज, इसमें नॉन कॉजेलिटी है और हाई अनसर्टेनिटी है। ठीक है, सिनेरियोज क्या है, आपको इश्यूज नोन है और अनसर्टेनिटी हाई है। मैंने इसलिए तो वर्ड यूज किया था व्हाट इफ और इफ देन। ये हुआ तो ये हो सकता है, ऐसे हुआ तो ऐसे हो सकता है। दैट इज, दीज आर कॉल्ड द सिनेरियोज। और थोड़ा सा बैक पे जाए, सो लो अनसर्टेनिटी एंड अननोन कॉजेलिटी, वो प्रोजेक्शन है। लो अनसर्टेनिटी, अननोन कॉजेलिटी, प्रोजेक्शंस। ठीक है जी, अननोन कॉजेलिटी, लो अनसर्टेनिटी एंड नॉन कॉजेलिटी, ये फैक्ट्स भी हैं, ये प्रेडिक्शंस भी हैं। अब इस साइड के ऊपर आ जाए, हाई अनसर्टेनिटी एंड नॉन कॉजेलिटी, दीज आर कॉल्ड द सिनेरियोस। एंड द लास्ट वन, हाई अनसर्टेनिटी, अननोन कॉजेलिटी, दीज आर कॉल्ड द स्पेकुलेशंस, जो हम कहते हैं assumptions जिसको बोला जाता है। ठीक है जी। सो आई थिंक अगर ये ग्राफ आपको समझ आ जाए तो आपके लिए सिनेरियोस के साथ प्ले करना इज जस्ट लाइक अ किड्स प्ले। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। इवन देन कोई क्वेश्चन है आपका इस ग्राफ के ऊपर, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन ईमेल मी। ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अगेन 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 व्हाटएवर, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, राइट। लेट्स मूव अहेड। जितनी स्लाइड्स हमने देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दो स्लाइड्स हाउ कैन वी डिफाइन, सो द डेफिनेशन, a plausible description how the future may unfold based on if then proposition. ये हुआ तो ये हो सकता है, या what if proposition. A typical scenario includes a representation of the initial situation and a sequence of events that describe the key driving forces and the changes that led to an image of the future, right? इसको आप देख लें, कोई क्वेश्चन है सो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेस्ड करता है कि आपको पिछला ग्राफ कितना समझ आया है। अगर वो नहीं समझ आया देन इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अगेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक बात जो कि सिनेरियो नहीं हो सकता, ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस, ये सिनेरियोज नहीं है, वो आपकी असम्पशंस में आ जाते हैं। ठीक है, so the thing is, what is a scenario analysis?
So scenario analysis, it is an approach based on किन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं. Number one, the development of scenario, a comparison of scenario results, and finally an evaluation of their consequences. ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन होता है. मिसाल के तौर पर आपने एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को रखा. कोडेक की एग्जांपल ले लें. अगर कोडेक ने सिनेरियो डेवलप किए होते, आने वाले टाइम की मार्केट का अंदाजा उन्होंने लगाया होता, तो क्या आज कोडेक वैनिश आउट हो चुका होता? नो, कोडेक विल बी स्टिल कोडेक, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता. हाँ, उनको डिजिटल कैमरेज के ऊपर चले जाते, ठीक है. वो जो फिल्म हुआ करती थी उसकी बजाय अगर वो मेमोरी कार्ड सिस्टम के ऊपर आ जाते तो अब भी वो सर्वाइव करते. सो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप एक प्रोसीजर डेवलप करते हैं. दूसरी बात, द गोल ऑफ सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है? टू एंटिसिपेट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. सोसाइटी में क्या होने लगा है, चीज़ें कैसे बदलाव की तरफ जाएंगी. लोग पहले टांगे में सफ़र किया करते थे, अब चिंची टांगों को रिप्लेस कर दिया. इसी तरह जो पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ वो करती थी, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियों ने रिप्लेस कर दिया. सो वक्त के साथ एवोल्यूशन प्रोसेस होता है. सेकेंड थिंग, टू एवेल्युएट स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दीज डेवलपमेंट्स. मैं अगर अब आज बैठूँ 1970 की स्ट्रेटजी पे चलूँ तो मेरा ख्याल एक मुश्किल चीज़ हो जाएगी, उसको उस पर हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. ठीक. सो वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को चेंज करना है. आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम वो सिस्टम्स की तरफ कैसे जाएं ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको फिर हम इवॉल्व कर सकें, उसमें अडॉप्ट कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट में, द की आइडिया इज टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव फ्यूचर डेवलपमेंट्स. जैसे गवर्नमेंट्स या डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अल्टरनेट पाथ देख रहे होते हैं. कन्वेंशनल फ्यूल की बजाय लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना शुरू हो गए. ठीक है. लोग कहते हैं जी कि कम से कम हम कन्वेंशनल फ्यूल के ऊपर जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा जाएं क्योंकि वो बायो फ्रेंडली होती हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली भी उसको कहा जाता है. सो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपका अल्टरनेट्स हैं जो कि फ्यूचर की डेवलपमेंट की तरफ आपको पुश कर रही हैं. एंड अ राइट टाइम इज that you always explore the alternate future. ये नहीं तो ये नहीं तो ये. You should always have a plan B in your hand. अगर प्लान A किसी वजह से फेल होता है, so you should have a plan B in your hand, right जी? अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि किसी भी सिनेरियोस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. नंबर वन, टू इमेजिन द फ्यूचर एनवायरनमेंट. आप इमेजिन करें कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट कैसा होगा. किसके ऊपर बेस करता है? आपकी हिस्टोरिकल, उसके ऊपर बेस करता है. नंबर टू, टू टेस्ट द स्ट्रेटजीज, कि जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है उसको आप टेस्ट करें, उसको आप देखें. नंबर थ्री, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर. अब यहाँ पे एज एन एक्सपर्ट यहाँ पे आपका रोल आता है कि आप सोसाइटी के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं आप उनको टाइमली इन्फॉर्म करें. अब इन्फॉर्म करने के कई तरीके हैं. एक तरीका तो प्रिंट मीडिया के जरिए आप ले सकते हैं, आप इंटरव्यूज दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वो कर सकते हैं, आप रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं और अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको वेल इन टाइम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई अगर ये काम आपने ना किए तो फ्यूचर में हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. एग्जाम्पल इसकी मैं ये देता हूँ. जैसे हम कहते हैं कि 2025 के अंदर जाके हमारे पास पानी शॉर्टेज आ जाएगी, तो क्या करें? क्या हम 2025 का इंतजार करें कि पानी की शॉर्टेज हो तो हम चीखें मारे? नहीं, हम पहले ही इन चीज़ों को इतनी इसकी वॉइस रेज कर दें जो डिसीजन मेकर्स उन तक ये बात जाए ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके इसके ऊपर. दैट इज द रोल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिनेरियो एनालिसिस. वो आपको बताता है कि फ्यूचर में अगर आपके पास वाटर शॉर्टेज होने जा रही है, स्कैरसिटी की तरफ आप जा रहे हैं, सो ये मेजर्स लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्कैरसिटी को ओवरकम कर सकते हैं. नंबर फोर, टू हेल्प द मैनेजर एंड डिसीजन मेकर्स टू थिंक बिग. वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें हम क्या अल्टरनेट ले सकते हैं. क्या बड़े डैम बनाने ही हमारे लिए लाजमी है? छोटे छोटे डैम से भी हम अपना काम चला सकते हैं. सो दैट इज द वर्ड थिंक बिग अबाउट अ प्रॉब्लम, क्रिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ओपन. सो मसला हमारे यहाँ एक ईगो का मसला आ जाता है, एक अना का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते. इनफैक्ट साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कोई अना नहीं होती, कोई इज्जत नफ्स नहीं होती. यू आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू द आइडियाज, और जो आपको अच्छा लगता है आप उसको मॉडिफाई करते हैं एंड देन यू अडॉप्ट दैट. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है. अल्लाह करे कि ये आ जाए. ठीक है जी. What are the elements of scenarios? ठीक है. It is very important that we know what are the elements of scenarios.
Basically, there are 6 elements of scenario analysis. Let's discuss them one by one. Number 1, a base year or period and the description of the state of the thing of this year. Base year क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं अगले 10 साल का, 20 साल का या 30 साल का ट्रेंड निकालना चाहता हूँ. सो याद रखिएगा कि एप्पल को हमेशा एप्पल के साथ कंपेयर किया जाता है. एप्पल को कभी भी पीयर के साथ कंपेयर नहीं किया जाता. मैंने कहा एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर किया जाता है, पीयर को पीयर के साथ कंपेयर किया जाता है. या ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एप्पल और ऑरेंज का कंपेरिजन करें. एक तो दोनों की साइज में फर्क होता है, दोनों के टेस्ट पे फर्क होता है, दोनों की टाइमिंग पे फर्क होता है. सो बेस पीरियड क्या होता है कि मिसाल अगर मैं 30 साल फ्यूचर का देखना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे 30 साल ही हिस्टोरिकल डेटा देखना होगा और उसकी बेस के ऊपर मैं आगे को जाऊंगा. तो वो जो 30 साल का हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है वो आपका बेस ईयर या बेस पीरियड कहलाता है. देन अ टाइम होराइजन और टाइम स्टेप. जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आप फ्यूचर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को आप नियर फ्यूचर, एक को आप फार फ्यूचर कहते हैं. सो वो नियर फ्यूचर भी अगर 20 साल का है, फार फ्यूचर भी 20 साल का है, तो आपका हिस्टोरिकल टाइम पीरियड या बेस पीरियड है वो भी 20 साल का होगा. ठीक है. सो ये 20 साल क्या है, आपके पास वो टाइम होराइजन है जो आप सेट कर देते हैं अपने लिए. जियोग्राफिकल कवरेज, स्पेशल कवरेज ऑफ सिनेरियो, सिटी, कंट्री, ग्लोबल. क्या होता है, आप या तो कोई रीजन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन लेता हूँ, तो मैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन का ही हिस्टोरिकल टाइम पीरियड उठाऊंगा और इसी का मैं फ्यूचर पीरियड देखूंगा. मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन को मैंने उठाया और सेंट्रल एशियन के साथ मैं उसको कंपेयर करना शुरू कर दूंगा. भाई सेंट्रल एशियन का क्लाइमेट डिफरेंस है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज है, उनका टेम्परेचर चेंज है, उनका रेनफॉल पैटर्न चेंज है. हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं अपना डेटा उठाऊं और उनके ऊपर मैं अप्लाई कर दूं? दैट इज द मिसलीडिंग, दैट इज द मिसकंसेप्शन. हम एज ए क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हम क्यों जीसीएम्स के अगेंस्ट होते हैं? उसकी रीजन ये होती है कि भाई साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर इतना डेटा डेंस नहीं है कि वो प्रिडिक्शन कर सके ग्लोबल लेवल के ऊपर. तो हम इसलिए कहते हैं जी आप आरसीएम्स को यूज करें, रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स को यूज करें. वो समहाउ आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जीसीएम आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. हाँ, या तो आप जीसीएम का डेटा लें, आपके पास हिस्टोरिकल डेटा भी पूरा हो, उसके साथ उसको कंपेयर करें, रीजनल स्केल के ऊपर उसको डाउन स्केल करें, फिर वो एक पॉसिबिलिटी बनती है. सो आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट ऑफ द जीसीएम्स, बट आई हैव सर्टेन रिजर्वेशंस on directly use of the GCMs. They should be used with the caution and they should be properly downscaled. Right जी? आगे चलते हैं जी. 4th नंबर क्या है? A description of stepwise change. A description of the event between the base year and time horizon which explain how the future situation occurred from the present. मतलब आपको मैं यही बता रहा था पिछले पॉइंट के ऊपर, अगर आपने 20 साल का टाइम लिया है तो 20 साल का ही आपका फ्यूचर का टाइम पीरियड हो और उन दोनों को फिर आप कंपेयर कर सकें. ये डिस्क्रिप्शन होती है स्टेप वाइज चेंज की. ठीक है. आगे चलते हैं जी. ड्राइविंग फोर्सेस और अनसर्टेनिटीज. जो भी आप स्टेप वाइज चेंज सिनेरियोज में देखना चाह रहे हैं उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अनसर्टेनिटी होती है कि आप कितना क्लोजली अनसर्टेनिटी को डील कर रहे हैं या उसको आप देख रहे हैं. एंड द लास्ट वन जो इसके अंदर आता है दैट इज अ स्टोरी लाइन. आपने जो कुछ कर लिया, टाइमलाइन डिसाइड होगी, आपने बेस पीरियड डिसाइड कर लिया, जियोग्राफिकल कवरेज डिसाइड होगी, स्टेप वाइज चेंज आपने डिसाइड कर लिया, आपने अनसर्टेनिटी देख ली. अब उसको अल्फाज के अंदर कैसे चेंज करना है, उसकी कहानी कैसे बनानी है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज नोन एज अ स्टोरी लाइन. ठीक है. अ नैरेटिव दैट प्रेजेंट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिनेरियोज इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइविंग फोर्सेस एंड इवेंट्स ऑफ द सिनेरियो. ये अगर हुआ सो दिस विल बी द आउटकम. ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये इसकी स्टोरी लाइन के अंदर आ जाती है. ठीक है जी. यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं पार्ट 1 को. इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर हम इसको यहीं से कैरी ऑन करेंगे और इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.